नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर पुनियानी और बहुत दिनों बाद डॉक्टर साहब से बात हो रही है। डॉक्टर साहब इस बीच बहुत सी चीज़ें हुई जब आप से बात हुई थी उसके बाद एक तो ये हुआ 2024 का इलेक्शन आया, इलेक्शन के समय ये चीज़ प तय हो गई कि हिंदू-मुस्लिम अब इस देश में नहीं चलेगा, मंदिर-मस्जिद नहीं जी। चलेगी। लेकिन हुँ, हुँ। बीजेपी अपनी डाइवर्ट करने की एक टैक्टिस है। उसके बाद एक नारा निकला उत्तर प्रदेश से बँटोगे तो कटोगे। और उस नारे जी। को बिल्कुल ठीक से आरएसएस ने एंडोर्स किया, एक तरह से उसको पिकअप कर लिया और ऐसा लगा कि आरएसएस और योगी आदित्यनाथ। लेकिन हुँ। वो नारा जब महाराष्ट्र में पहुँचता है, तो महाराष्ट्र में ना केवल एनडीए बल्कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल बीजेपी, चाहे वो मुंडे साहब की लड़की हो, उन्होंने मना या किया, चाहे वो प्रमोद महाजन की लड़की हो, वो उससे आगे अलग हुई, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार हुए। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा ये जो आरएसएस का बँटोगे तो कटोगे, उसका एंडोर्समेंट करके आरएसएस अपनी इंटरनल जो उनकी खींचतान है, उसपे कहीं बात हो रही है क्योंकि एक खींचतान ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वर्सेस आरएसएस भी चल रहा है। जी। ओवरऑल एक पिक्चर ज़रा बताइए कि अभी आरएसएस कहाँ खड़ी है और उसकी विचारधारा में कोई चेंज हो हुआ है कि वही पुराना है सब मामला? मेरे ख्याल से आरएसएस की विचारधारा तो वही पुरानी है। ज़्यादा से ज़्यादा आरएसएस में जो बदलता है, उसके उसकी अभिव्यक्ति का तरीका बदलता है। जहाँ तक हिंदू-मुसलमान में फूट डालना है, मुसलमानों की बदनामी करना है, उसके बारे में आरएसएस का एजेंडा कभी नहीं बदलेगा। वो एक रॉक सॉलिड उनका आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है, वो नहीं बदलेगा। तो अभी देखिए उनका एक मुख्य बात ये रही है कि 2024 के इलेक्शंस में भाजपा को थोड़ी-सी पीछे हाट हुई, यानी वो 300 से कम होकर 240 पे आ गए और इसमें आरएसएस का मूल्यांकन है कि जो दलित तबका है, वो बीजेपी से दूर हट रहा है। तो इसलिए उसको ये इंश्योर करना है कि दलित इनको एक हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया जाए, हिंदू समाज के अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उनको जोड़ा जाए और जो एक इसके अंदर अंडरलाइनिंग ये है कि मुसलमानों पे जो आरोप है, वो भी चलता रहे। तो आरएसएस में कोई बदलाव नहीं है। ये योगी एक तरफ और मोदी, शाह दूसरी तरफ, उनका एक अलग प्रकार का तरीका हो सकता है। पर इसमें आरएसएस की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब उनका जो सातत्य है इस बारे में कि हिंदू समाज को जोड़ना, गैर बराबरी खत्म किए हुए, ये एक उनका केंद्रीय वाक्य है। हिंदू समाज को जोड़ना, गैर बराबरी खत्म किए हुए और दूसरा मुसलमानों के प्रति एक लांछन लगाते रहना, उनके प्रति इशारे से नफरत फैलाना, ये उनका एजेंडा कभी बदल नहीं सकता। हाँ, इसकी अभिव्यक्ति अलग-अलग रूप से हो सकती है। तो ये जो ये पंकजा मुंडे ने कहा, प्रमोद महाजन की बेटी ने कहा, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको महाराष्ट्र में दिख रहा है, यहाँ का जो मुस्लिम तबका है बड़ा, इस नारे से परेशान है। और उनके गठबंधन में भी आप देखिए 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी 2 हो गई। तो इसके कारण उनको लग रहा है कि इस प्रकार के बँटवारे की बात, कटने की बात, ये ज़्यादा आक्रामक है, ये हिंसात्मक है, तो शायद उनको ये चुनाव में मदद नहीं करेगी। तो ये अपना-अपना परसेप्शन है कि चुनाव में क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो आरएसएस का सोच तो वही है, पर ये पंकजा मुंडे और महाजन भी उसी लाइन पे हैं, पर एक चुनाव में किस प्रकार की अभिव्यक्ति हो उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है। जी, जी। डॉक्टर साहब मैं एक तरह से और देख रहा हूँ, मतलब मैं तो एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट देख रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि ये बीजेपी के अंदर जो एक तरह से हम लोग पहले कहते थे राजा-महाराजा में वॉर ऑफ सक्सेशन, ये उत्तराधिकार की जी। लड़ाई के रूप में भी हम देख रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से खड़े हैं, दूसरी तरफ अमित शाह खड़े हैं। जो अमित शाह मोदी जी की पहली चॉइस होंगे क्योंकि बहुत से काले करतूतें उनकी उससे ढकी-ढुकी। हुँ। अब ऐसे में आरएसएस बैलेंसिंग पावर हो सकती है, तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस थोड़ा ताकत दे रही है। जग आप रही है, क्योंकि हाँ। अभी तक हाँ, अभी तक वो अपना अध्यक्ष भी नहीं बनाया उन्होंने। अभी हुँ, तक वो खींचतान चल रही है। 2024 के हुँ। बाद चूँकि हरियाणा में मोदी जी फिर से बीजेपी ने अच्छा किया, तो मोदी जी को थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन शायद महाराष्ट्र इलेक्शन इसके लिए एक डिसाइसिव होगा इस पावर स्ट्रगल विदिन आरएसएस एंड बीजेपी। मैं इस पे भी एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा। जी, देखिए ये निश्चित रूप से 2024 के आम चुनाव के बाद मोदी का जो पहले का था ना नॉन बायोलॉजिकल और वो एक महामानव के रूप में खुद को प्रस्तुत करना, ये आरएसएस को उचित नहीं लगा। तो उन्होंने उसपे भी लगाम लगाने की कोशिश की कि भाई खुद को कोई देव समझता है, फिर भगवान समझता है, फिर ये समझता है।
इसीलिए भागवत जी ने वो बात कही थी। तो ये एक तरफ से जो मोदी जी की साख गिर गई थी 2024 के चुनाव के बाद, हरियाणा के बाद वो काफी रिस्टोर हो गई है। वो वापस उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी और शाह की जो जोड़ी है, इनकी जो राजनीति काफी चालाक है। और जबकि योगी का जो एक सीधा सीधा वार करने की नीति है, वो उसका उसकी अपनी जगह है। वो हिंदुओं को ध्रुवीकरण में ज्यादा मदद करती है। आजकल कई जो बीजेपी आरएसएस के फॉलोअर्स हैं, उनको लगता है कि अभी मुसलमानों पे ज्यादा आक्रमण करने का टाइम आ गया है। तो ये दो प्रकार के मतभेद हैं, जबकि शाह और मोदी इस चीज को छुपे हुए रूप से करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका एजेंडा कुछ अलग है। मुस्लिम विरोध ये दोनों का कॉमन है, और मोदी जी उसको एक थोड़ा सा उस पे शक्कर का मुलम्मा लगा के पेश करते हैं। और जबकि योगी जी उसको खुलेआम, उनको इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं होती जो उनका एजेंडा है। और कई उनके नारे बहुत मिलते जुलते भी हैं। तो ये जो योगी का एजेंडा था, बटोगे तो कटोगे, उसको मोदी जी ने भी उठा लिया, और उनको मोदी जी ने उसको एक दूसरे रूप में प्रस्तुत किया, जो थोड़ा सा यही उनकी राजनीति में फर्क है। बात तो वही है, पर थोड़ा एक फर्क है। और वो एक चुनावी तौर पे वो असेस कर रहे हैं कि कौन सा उनके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। जी, जी। मैं एक और चीज डॉक्टर साहब, एक एक बात पे तो बाद में आएंगे। जब बीजेपी ने वादा किया था, यहाँ तो कई मंचों से अमित शाह ने कहा था 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा, तो हम तो पूछ रहे हैं भाई 4 दिसंबर को किसके मार्गदर्शन में हम लोग पीओके जरा घूमे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कल एक जो परसों फैसला आया, जो जस्टिस गवई ने दिया है, और वो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बुलडोजर पे जिस तरह से उन्होंने रोक लगाई, और उन्होंने कंप्लीट ऑर्डर दिया, उन्होंने उसमें कहीं स्कोप नहीं रखा है। मैं दो चीजें एक इसलिए आपसे कह दे रहा हूं, जस्टिस गवई महाराष्ट्र मतलब नागपुर हाई कोर्ट से आए थे। उनको लाने वालों में जो एलिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, उसका नाम जस्टिस रोहिंटन नरीमन था। बहुत ही निष्पक्ष व्यक्ति। और मुझे कल अफसोस हुआ जब मैं उनका रेफरेंस निकाल रहा था, तो जस्टिस गवई के लिए जस्टिस गोगोई ने जब उनको एलिवेट हुए तो लिखा था कि देखिए 19 साल की कितने साल बाद एक दलित सुप्रीम, उनका दलित, ये क्यों आप कहना चाह रहे थे? व्हाई यू वांट टू मेक हिम दलित? ये दिस इज एन इंसल्ट टू एवरीवन ऑफ अस। जस्टिस जी गवई देखिए, ने, जी जस्टिस जी गवई क्या ओवरऑल जो ये अभी आया है निर्णय, उन्होंने अपने निर्णयों से लोगों को चौंकाया है। मैं उस पर भी टिप्पणी चाहूंगा और जस्टिस गवई पे भी टिप्पणी चाहूंगा। जी देखिए, जस्टिस गवई जो हैं, उनकी मुख्य पहचान दलित के रूप में नहीं है। जी, मेरे ख्याल से उनकी मुख्य पहचान जो है, वो एक जज के रूप में है, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव तरीके से फैसले देने की कोशिश की। और ये जो इसको एक दलित का एंगल कई बार दिया जाता है, वो कई बार थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत खुद की क्रेडिट लेने के लिए, कि देखिए हम दलितों को भी ऊपर ला सकते हैं। तो ये इनकी राजनीति में जो गोगोई का तो आपने देखा, गोगोई का क्या हाल था, वो किस प्रकार से सत्ता के सामने एकदम नतमस्तक हो गए। तो जस्टिस गवई मेरे ख्याल से उनकी मुख्य पहचान दलित के रूप में नहीं होना चाहिए, एक ऐसे जज के रूप में होना चाहिए जो संविधान के अनुसार निर्णय देता है। और वो इसमें बुलडोजर के बारे में उनका जो फैसला है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। क्योंकि जिस प्रकार से बुलडोजर का गुणगान किया जा रहा था, उसको एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा था, उसको उन्होंने जमीन पे धाराशायी कर दिया, और आखिर तक उन्होंने इसका पूरा पूरा विरोध किया। तो मैं तो समझता हूँ कि जस्टिस गोगोई को इस प्रकार से कहना कि एक दलित आया है। अब देखिए, के आर नारायणन भी राष्ट्रपति थे, और मेरे ख्याल से उनसे बेहतर राष्ट्रपति मेरे ख्याल से कोई नहीं था। पर वो अपनी दलित पहचान नहीं बताते थे। मुख्य रूप से उन्होंने एक पहचान बताई, एक डिप्लोमेट के रूप में, एक संविधान को समझने वाले व्यक्ति के रूप में। और भले जस्टिस गवई को भी मैं उसी श्रेणी में रखूंगा कि जो कानून को, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। जी, मैं इसको कोट अनकोट कर दे रहा हूं और उसको लगा भी दूंगा। He was elevated to the Supreme Court on May 24, 2019. He was the first Dalit judge in nearly a decade to be appointed to the top court, and he will be the second. मतलब ये मुझे कहना, ये गाली है भाई। आप ये कैसे कह सकते हैं उसकी जी विद्वत्ता, उनके, जी और खास करके ये इसलिए भी डॉक्टर पनियानी, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए थे, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, हम सबको बहुत उम्मीद थी। लेकिन जैसा नाउम्मीद चंद्रचूड़ साहब ने किया, और खास करके लास्ट के 1 महीने में अपने जी कृतित्व को, मैं उनका बोल रहा हूँ कि उनके जो कृतित्व थे
उनको जस्टिफाई करके जिस तरह से उन्होंने वो किया, मैं उस पे भी एक ये मतलब न्याय का आखिरी मंदिर पे हम लोगों की बहुत उम्मीद टूटी है डॉक्टर साहब। जी जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। जब शुरू में आई तो उन्होंने एक उम्मीद जगाई और कई लोगों को कहा, कई फैसलों में उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी बराबर दिखाई। पर जैसे-जैसे आगे चलते गए, वो जब गणेश पूजा में पहुँचे प्रधानमंत्री जी उनके घर और दूसरी कई चीज़ें हुई, उसी के साथ-साथ इनके फैसलों में भी थोड़ा एक डायल्यूशन आता गया और आखिर में उन्होंने जब कही कि बाबरी मस्जिद के मामले में तो मैं भगवान के सामने बैठा और उसके निर्देश के आधार पर मैंने फैसला दिया, वो मेरे ख्याल से पूरे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। तो जस्टिस अब ऐसा है कि आजकल हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति इतनी मजबूत है, इतनी शक्तिशाली हो रही है कि हमारे अच्छे-अच्छे कुछ जजेस भी उसके झांसे में आ जाते हैं और उनकी प्रेरणा का स्रोत वही हो जाता है कि सत्ता के सामने आप नतमस्तक हो जाओ। कई लोग भविष्य के अपने करियर के लिए बोलते होंगे, जैसे गोगोई ने किया और हो सकता है चंद्रचूड़ का तो अभी कुछ पता नहीं है और उनको वो भी एक इशारा दे रहे थे सत्ता को कि मैं आपके ज्यादा विरोध में नहीं हूँ। जबकि ये एक स्पष्ट बात है, चंद्रचूड़ जी ने बहुत निराश किया आखिर में और इतने बड़े कलंक उन्होंने न्याय व्यवस्था पे लगाए, जिनको धोना बहुत मुश्किल है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज और एज एन ऑब्जर्वर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन एक मामले में टर्निंग पॉइंट है कि देश के जी, लोग अब हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से ज्यादा मुद्दों की बात करते हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी भटकाती है, वो अलग बात है कि कांग्रेस की चुनावी मशीनरी उतनी इक्विप्ड नहीं है, वो एक सेकेंडरी है, लेकिन लोग अब इसमें फंसते नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब ये धीरे धीरे एक शिफ्ट है जिसपे कुछ लोग जाति के रूप में उसको अपनी फसल काटना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हिंदू मुस्लिम से लोग अब ऊब गए हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये आपने जो कहा बिल्कुल सही है। जो हिंदू मुसलमान वाले मामले हैं, पोलराइजेशन वाले भी झारखंड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में और वो रोहिंग्या घुसपैठिए के रूप में। हुआ क्या है कि हमारे देश की जो सामान्य चेतना है, वो एक तरफ से आरएसएस के एजेंडा से शेप होती रही है काफी समय तक और उसमें छेद लगाने वाला कोई इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं था और भारत जोड़ो यात्रा ने एक तरह से पूरा जो वातावरण है उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और जो मोहब्बत की दुकान और एक हम लोग जो भारत जोड़ो इस शब्द से ही लोगों में एक बहुत चेतना का संचार हुआ और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में आम लोगों से संपर्क बनाया, हिंदुओं से, मुसलमानों से और बिना भेदभाव के एक सामान्य व्यक्ति के रूप में एक यानी अपना उन्होंने स्टेचर नहीं दिखाया जब किसी को गले लगाते हैं या किसी के साथ खाना खाते हैं। उन्होंने जिस सरलता से किया तो एक संदेश तो समाज में गया है कि ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारा बंटवारा हो रहा है उससे हमारी देश का विकास, गरीबी, भूखमरी, ये सब चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए शायद इनके जो इस प्रकार के नारे हैं देश को बांटने वाले वो अभी इतने काम नहीं करेंगे। जी मैं बस चलते चलते एक और प्रश्न महाराष्ट्र में इस समय वर्चुअली कहने को दो गठबंधन है, एमवी और महायुति, दूसरी तरफ जी, दो दल है, बीजेपी लीड इधर, लेकिन ग्राउंड पे मुझे लगता है कि 6 पॉलिटिकल पार्टीज है और ये बिल्कुल स्पष्ट है जी। कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर मेजोरिटी किसी की भी नहीं आएगी 6। आप पोस्ट इलेक्शन क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हरदम ये चाहती है कि फ्रैक्चर मैंडेट आए और फिर हम तोड़ ओड़ के बना लें, लेकिन अजीत पवार जिस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं उनके, आप पोस्ट पोल हालांकि कुछ भी प्रेडिक्ट करना तो दिक्कत है, लेकिन पोस्ट पोल आपको क्या लग रहा है कि हाउ महाराष्ट्र इज गोइंग टू वोट? जी, मुझे लगता है कि वैसे तो पोल के बारे में कुछ कहना हमेशा रिस्की होता है, क्योंकि इसमें केवल लोगों के वोट के अलावा मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। ईवीएम मशीन को कहाँ मैनिपुलेट किया जाता है, सरकारी यंत्रणा जो इस सरकार के इस रूलिंग पार्टी के समर्थन में है, वो किस प्रकार से गड़बड़ झाला करेगी। एक-एक छोटी-छोटी जगह पे वोटों को बूथ में पड़ने के बाद किस प्रकार से वो उसको ईवीएम मशीन को संभाल के रखते हैं या उसमें मैनिपुलेट करते हैं, ये बहुत गड़बड़ वाला मामला है। और जहाँ तक लोगों की अभिव्यक्ति का सवाल है, लोगों के रुझान का सवाल है, वो निश्चित रूप से
इंडिया गठबंधन के जो ये हैं उसकी तरफ ज्यादा है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो विदर्भ का एरिया हो या बॉम्बे का एरिया हो। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र ने खुल के इंडिया अलायंस को ऊपर लाया, वैसे अभी भी ऐसे ही लगता है कि इसका रुझान तो इंडिया अलायंस की तरफ ही है। अब पर आगे क्या होता है वो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में आप देखिए तीसरा से तलवार ने एक स्टडी कंडक्ट कराई, उसमें ये पता चला कि 78 सीटें जो इंडिया अलायंस को आने वाली थी वो मैनिपुलेट होकर बीजेपी में चली गई वोटिंग के बावजूद। तो अब ये इसके बारे में तो कहना बिल्कुल मुश्किल है, पर हाँ ये बात निश्चित है कि जनता का जो रुझान है वो इंडिया अलायंस के मुद्दे, इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से मोहब्बत का पैगाम दिया है, जिस प्रकार से जोड़ने की बात की है, उसके विरोध में बीजेपी की कोई पुरानी रटी रटाई भावनात्मक मुद्दों को लेकर चलने की बात है जो लोगों को ज्यादा अपील नहीं करेगी, खासतौर से जो बड़ा समाज का तबका है उसको अपील नहीं कर सकती। मैं अब चलते चलते डॉक्टर साहब अंतिम प्रश्न पूछ लूं और वो थोड़ा लार्जर है। उसमें अभी तो अब ट्रंप जी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो किस तरह की कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। वो एलन मस्क और इस तरह के लोगों को रख रहे हैं जो प्योर बिजनेसमैन है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी को आज कैबिनेट मिनिस्टर बनने की ऐसी क्या जरूरत है, तो वो कंट्रोल करना चाहता है। आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता है कि एक रोड मैप है, अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी वहां का बन रहा है तो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी भी कल के दिन अगर कोई कैबिनेट वैबिनेट में आ जाए तो बहुत ताज्जुब। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ इशारा है। तो जरा मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि अब दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं उद्योगपति, दुनिया की राजनीति। देखिए ये जो एलन मस्क तो अभी आया है, पर आप पिछले 8-10 साल से देखिए, 10 साल से जब से मोदी जी सत्ता पे आए हैं, आप देखिए कि हमारा जो पूरा उद्योग बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों 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 का खेल खेलते हैं, वो चुटकी से पूरी सरकारी नीतियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कल ही पढ़ने में आया कि जो एनसीपी और बीजेपी की मीटिंग भी थी वो अडानी जी के घर पे हुई थी, और कितनी नीतियां जो ज्यादातर आप अंतरराष्ट्रीय नीतियां देखिए, बांग्लादेश की तरफ देखिए तो अडानी हर जगह आपको दिखता है। तो कैबिनेट में होना तो डायरेक्ट है, पर कैबिनेट के साइड में होकर उसको पूरा इन्फ्लुएंस करना वो भी बात है। वो तो ऑलरेडी हमको दिख रही है कि हमारी जो नीतियां हैं वो उद्योगपति और खास तौर से 2 उद्योगपति ये इनके इशारों पर नाचती हैं। और दुनिया में अभी जो बैकवर्ड ट्रेंड चल रहा है, दक्षिणपंथी ट्रेंड चल रहा है, उसका यही उद्देश्य है कि उद्योग प्राइवेट उद्योग धंधों को मजबूत करो और आर्थिक जो आर्थिक असमानता है उसको मजबूत होने दो, गरीबों को भूखे मरने दो और अमीरों को इनकम में एक शून्य और लगाते जाइए। शून्य मतलब आपके पास 50,000 करोड़ हैं तो 5 लाख करोड़ हो जाए, उसके 50,000 करोड़, ये सब उनका ये दुनिया भर का ये खेल है। और उसमें भारत और अमेरिका में खासतौर से ट्रम्प और मोदी सरकार में बहुत सारी और भी सिमिलरिटीज है। एक मैं और सिमिलरिटी आपको बताऊंगा, जैसे ट्रम्प अभी वहां बोल रहे हैं भारत के लोगों को जो वहां गए थे लीगल इलीगल तरीके से उनको निकालने की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप बीजेपी की हमेशा भाषा रहती है घुसपैठिए, दीमक, इनको बाहर निकालो। झारखंड में वो चुनाव मुख्य इसी बात पे लड़ रही है कि आपके अधिकारों को कौन समाप्त कर रहा है। तो ट्रम्प और मोदी की नीतियों में बहुत समानता है और दुनिया का ट्रेंड एक दक्षिणपंथी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है कि आगे जरा इलेक्शन के बाद भी हम लोग एक बार बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं देश में कि किस राह पे पूरा देश चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। अवध कॉन्क्लेव जिसका बहुत दिनों से इंतजार था आ गया। 16-17 नवंबर मोती महल लॉन, राणा प्रताप मार्ग, स्टेडियम के पीछे, लामटनर गर्ल्स के सामने। बहुत से एड्रेस हैं। मोती महल अगर आप लखनऊ के हैं तो आप वहां पे शादी ब्याह में जरूर रहे होंगे। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में आपका आना बहुत ही जरूरी है। आपकी भागीदारी वहां हमें ना केवल उत्साह देगी बल्कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा कि लखनऊ के लोगों में कुछ है। विषय अलग अलग हैं, सुधांशु भी उस विषय के बारे में बताएंगे। डे 1 का मैं बता दे रहा हूँ, डे 2 का सुधांशु बता देंगे। या लिटरेचर है,
फिर एक बड़ा विषय यह है जिसपे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और आगे कैसे चले। हमारी जो जो हेल्थ की में सबसे बड़ा आज की तारीख में दवा है। इसके लिए दिनेश ठाकुर यूएस में रहते हैं, बड़ा काम किए हैं, नाम बड़ा है। डॉक्टर पुनीत मोहन है। पुनीत मोहन का डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के क्लास फेलो हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो भी यूएस पे रहता है लेकिन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको अतुल तिवारी सर मिलेंगे। आप बहुत से लोग अतुल तिवारी को याद होंगे, 3 इडियट्स वाले अतुल तिवारी जी, वो सबसे एक उनका तुरंत रिकॉल वैल्यू होती है। अस्करी नकवी साहब हैं, बहुत से लोग हैं। और सेकेंड डे की बहुत सी हाइलाइट्स हैं, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप पहले दिन 1 बजे शुरू करेंगे। अंतिम जो हमारा वो होगा, सुधांशु उसके बारे में बताएंगे, कथक है। सेकेंड डे 11 बजे शुरू करेंगे और लास्ट में हमारा एक अवार्ड फंक्शन है। वो अवार्ड फंक्शन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ के हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें त्याग की। अमेरिका की अगर कोई आईआईटी कानपुर से एक महिला पास करती हैं, अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी करती हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आती हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इस तरह की सुधा भारद्वाज, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं और बहुत से नाम होंगे। सुधांशु। आनंद ने आपको प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, तो बात मुख्तसर रखते हुए मैं फिराक साहब को याद करता हूँ कि ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गैब ने गुलशने जहां में कि चमन के हर खारो खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। तो आपके अंदर जो चिंगारी पिन्हा है उसको और भड़काने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट्स है। ग्लोरी टू होप। हाइलाइट्स आनंद ने आपको बताई। ये बता दूं कि प्रकाश झा जी, नोटेड फिल्म मेकर, वो भी आ रहे हैं और 17 को वो अवार्ड भी देंगे और उनसे 1-to-1 सेशन भी है। इसके अलावा 16 की शाम को प्रोग्राम के बाद कोई 6:15 बजे से लेके 7:30 बजे तक पंडित अनुज मिश्रा और उनके ट्रूप का बहुत जबरदस्त एक कथक का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशंस जो है प्रोग्राम आपके मन मुताबिक होगा और आपको आनंद आएगा। तो आप जरूर आए। 1 बजे मोती महल लॉन्च, 16 तारीख आपसे मिलेंगे। सुधांशु एक हाईलाइट बता दें, क्योंकि वो हाईलाइट वैसे नहीं बताते हैं। इस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। इस प्रोग्राम में की नोट एड्रेस है 2 ऐसे ज्ञानी लोग, अशोक वाजपेयी साहब और प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, ज्ञान का सागर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल लोग हैं, बहुत ज्ञान है। वो की नोट एड्रेस दोनों दिन का 1 से 2 पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन 11 से 2, 11 से 12 फिर रामदेव शुक्ल साहब का है। तो आइए, और इस तरह की धरोहर जैसे लोग हैं। और एक सेलिब्रेशन और है जो हमारा है, हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, तो शायद उसका भी एक सेलिब्रेशन है जो अंडरटोन है, कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। See you at 1 p.m. on 16th in Moti Mahal Lawns.